हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। भाई एग्जाम पास आ रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस हो रहा होगा, थोड़ी-थोड़ी नर्वसनेस, एंग्जायटी, राइट? तो डरो नहीं, लगे रहो और उसी सपोर्ट में आपको सपोर्ट करने के लिए आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था बच्चों का कि सर कंसोलिडेशन रिवाइज करा दो। भाई कंसोलिडेशन है भी इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने एफआर में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। कंसोलिडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी में आ जाता है इससे। इट कैन बी अ फुल फ्लेज 20 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम कंसोलिडेशन और देयर कैन बी क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन बी। कंसोलिडेशन से क्वेश्चन कोई भी एरिया में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट तो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। एकदम थॉरोली रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कंसोलिडेशन के मेन प्रोविजन है दोस्तों, जो हमें फोकस करके रखने हैं। कोशिश करेंगे कि इसको 1 घंटे में अपन कर लें। विदिन 1 आवर ट्राई टू फिनिश मोस्ट ऑफ द प्रोविजन। तो बहुत टाइम नहीं लूँगा आप लोग का, बस मेरे को सुनते रहिए, आपको सारे प्रोविजन याद आते रहेंगे। यू विल गेट अ वेरी गुड रिविजन। करें स्टार्ट? हाँ सर, स्टार्ट कर दो। तो देखो, सबसे पहले तो दोस्त कंसोलिडेशन का अगर मैं आपसे मीनिंग डिस्कस करूँ कि कंसोलिडेशन क्या होता है, तो यहाँ पे समझना, कंसोलिडेशन दो कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐड करना है। दो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शादी करानी है। इट्स लाइक आपको दो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कर देना है, उनको जोड़ देना है। सर ऐसे कैसे जोड़ देंगे? तो देखो, कंसोलिडेशन दो कंपनी में करने के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जरा मेरी मेन बात समझना, यहाँ पे आपको ये देखना होता है दोस्त कि रिश्ता कैसा है, दोनों के बीच रिश्ता कैसा है। देखो, कंसोलिडेशन इज नॉट अबाउट मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। भाई मैं कंपनी ए की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट कंसोलिडेशन। कंपनी बी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, वो उनकी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सिंगल एंटिटी का टॉपिक आ जाता है। पर जब अपन कंपनी ए कंपनी बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज कर दे रहे हैं, इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोस्त जोड़ दे रहे हैं, तो वो क्या बन गया? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ऐसे कैसे आप दो कंपनियों को जोड़ देंगे? तो देखो, इसके पीछे मेन प्रोविजन समझना, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। देखो, रिश्ते पे डिपेंड करता है। अगर 0 to 20% अपन ये मानते हैं कि मान लो एक कंपनी है, कंपनी ए, और एक कंपनी कंपनी बी में, कंपनी ए ने कंपनी बी में शेयर्स खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है अप टू 20%, मतलब 0 से 20% तक, तब तो हम इसको मानते हैं कि दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। दे डोंट नो ईच अदर, दोनों अभी भी स्ट्रेंजर ही हैं, जस्ट इट्स एन सिंपल इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर 0 से 20% तक का रिश्ता है, मतलब सामने वाली कंपनी ने 5%, 10% शेयर खरीद रखे हैं, तो ये दोनों कंपनी अभी इंडिविजुअल हैं। इन दोनों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या जोड़े जा सकते हैं? क्या इनकी शादी कराई जा सकती है? डेफिनेटली नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये अभी तो रिश्ता ही नहीं है कुछ, जस्ट एक सिंपल इन्वेस्टमेंट, कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। बट लॉ कहता है अगर 20 to 50%, नाउ अगर इन्वेस्टमेंट 20% से ज्यादा हो जाता है, 50% तक है दोस्तों, तब लॉ यहाँ पे कहता है अब दोस्ती बन गई, अब रिश्ता बन गया, अब फ्रेंड्स का रिश्ता बन गया, फ्रेंडशिप हो गई। इस फ्रेंडशिप को लॉ मालूम है क्या नाम देता है? कंसोलिडेशन में हम इस फ्रेंडशिप को क्या बोलते हैं? एसोसिएट। भाई एक दोस्त का दूसरे दोस्त के पे कुछ इन्फ्लुएंस तो होता ही है। मान लिया कंट्रोल नहीं होता, बट इट इज एन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कितनी बार दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके आपने कई अच्छे काम करे होंगे, जिसका पेरेंट्स ने अच्छे से आपको इलाज किया हो, तो हो जाता है। दोस्तों के इन्फ्लुएंस में कई गलतियां हो जाती है, तो वही फ्रेंड्स का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है ही। तो आप कहते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कब आएगा? 20 to 50%। अगर 20 से 50, 20 से 50 के बीच अगर आप होल्डिंग रखते हैं कंपनी ए कंपनी बी में, तो आपका रिश्ता फ्रेंड्स का है। और इस रिलेशनशिप को हम एसोसिएट रिलेशनशिप बोलेंगे। बट अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट नहीं होगी। एसोसिएट की अकाउंटिंग कैसे होगी, उसके लिए सेपरेट IS 28 दिया है, उस रिश्ते को कैसे मैनेज करना है। बट अभी भी ऐसा नहीं कि दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोड़े जाएंगे। सर जोड़ेंगे कब? कंसोलिडेशन कब करेंगे? दो अलग अलग कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जोड़ना कंसोलिडेशन है, बस इतना समझना। आई एम रिवाइजिंग यू, तो फोकस करना मेन मेन बातों पे, थोड़ा सा
पेस पे चलेंगे अपन, इसको आप बस सुनते रहिए मेरी बात, सारी बात समझ आएगी। आई एम अज्यूमिंग कि एक बार सब बच्चों ने कंसोलिडेशन डिटेल में पढ़ रखा है। 50 टू 100%, 50 टू 100% यहाँ बात आती है दोस्त। सर क्या बात आती है? अगर मैंने सामने वाली कंपनी में 50% से ज़्यादा होल्डिंग ली हुई है, 50% से ज़्यादा, वैसे ही यहाँ पे एक रिश्ता बन जाता है कंट्रोल का। मतलब अब कंपनी ए कंपनी बी को कंट्रोल करती है। लॉ कहता है यहाँ पे रिश्ता बन गया है पेरेंट का, मतलब जिस कंपनी का कंट्रोल है वो कंपनी पेरेंट बन गई। भाई क्या सीन है? हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर कंट्रोल होता है या नहीं होता? ऑब्वियसली उनका कंट्रोल होता है। चाहे फाइनेंशियल रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो, दे हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, मनी ऑन अस। तो बच्चों पे पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दे गाइड देम टू टेक राइट डिसीजन। इन द सेम मैनर एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स ले लेती है, तो हम मानते हैं कि इन दोनों के बीच अब पेरेंट और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप आ गया। पेरेंट और सन का, पेरेंट और डॉटर का रिलेशनशिप आ गया। यही बात समझ? तो 50% से ज़्यादा दोस्त अगर होल्डिंग है तो हम इसे कंट्रोल पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप कहते हैं। सर पेरेंट कौन? जिसने होल्डिंग एक्वायर करी है, पेरेंट, और जिसमें एक्वायर करी है जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन है, वो उनको हम सब्सिडरी बोल रहे हैं। तो सर क्या होगा? भाई जैसे अमिताभ जी हैं, अभिषेक जी हैं। अमिताभ जी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अभिषेक जी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अमिताभ जी और अभिषेक जी में फादर सन का रिलेशनशिप भी है, रिज्यूमिंग कंट्रोल भी है। तो सर क्या होगा? तो अमिताभ जी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो अभिषेक जी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोस्त, वो क्या हो जाएगा? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जोड़ देना है, तब आता है कंसोलिडेशन। आई बात समझ? सर ये तो समझ आ गया, कंसोलिडेशन होगा कैसे? सॉरी, कंसोलिडेशन होता क्यों है? क्या होता है, बट होगा कैसे ये भी बताओ। तो बच्चों, कंसोलिडेशन में मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब दोनों के जोड़ने होंगे, तो मेरे पास दोनों की बैलेंस शीट होगी। एग्री करते हो? अमिताभ जी की, अभिषेक जी की, मेरे पास दोनों का पीएनएल होगा। कैश फ्लो भी कंसोलिडेट होता है, बट हमारे कोर्स में नहीं है वो अभी, एफआर में, वो आपको एसबीआर में पढ़ाऊंगा। कैश फ्लो कंसोलिडेशन वो भी बड़ा मस्त है, बहुत सिंपल है, मजा आएगा उसको पढ़ने में, बट अच्छा है, अभी के लिए आपके लेवल पे नहीं डाला है, उसको आगे देखेंगे। तो दोनों को जब मुझे ऐड करना है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है मेरे दोस्त, मुझे कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है, तो क्वेश्चन उठता है कि सर ये बनेगा कैसे? तो उसको बताने से पहले बिल्कुल आपको दोनों सिखाऊँगा, बैलेंस शीट कंसोलिडेशन भी सिखाऊँगा, पी&एल कंसोलिडेशन भी रिवाइज़ करेंगे, एसोसिएट की अकाउंटिंग कैसे होती है, उसको भी पूरा देखेंगे। सारी बात करेंगे, जितनी अपने कोर्स में रिलेवेंट है ना, सारी चीज़ें देखेंगे, यू डोंट हैव टू वरी। बट उससे पहले एक चीज़ समझना, देखो एक सिनेरियो और एक टर्म समझा देता हूँ, हालाँकि आई नो कि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ बेसिक्स पे, ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर। 2 मिनट बस मेरी बात समझ लेना। कंपनी, मान लो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं अमिताभ जी, एक हमारी कंपनी है, अमिताभ जी की कंपनी है। एक कंपनी है जो अभिषेक जी जिसके ओनर हैं। तो अगर अमिताभ जी की कंपनी अभिषेक की कंपनी में 70% फॉर एग्जांपल होल्डिंग रखती है, तो बच्चों क्या हो गया? क्या रिश्ता बन गया? सर पेरेंट सब्सिडरी का। अमिताभ की कंपनी पेरेंट कहलाएगी, अभिषेक की कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी, सब्सिडरी। कभी-कभी पेरेंट कंपनी को एक और नाम से बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, तो मैं होल्डिंग कंपनी वर्ड यूज़ करूँ तो कन्फ्यूज़ मत होना, पेरेंट ही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभिषेक जी में 70% होल्ड करते हैं अमिताभ जी, तो ये रिमेनिंग 30% किनके पास है? तो इसके अदर शेयर होल्डर हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, कई हज़ार हो सकते हैं, हमें मतलब नहीं है। मान लीजिए ऐश्वर्या जी हैं, आप ऐश्वर्या जी को ले लीजिए, 30% होल्डिंग ऐश्वर्या जी की है। तो बच्चों और भी बहुत सारे होल्डर हो सकते हैं। देखो एक नहीं, मैं तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। देयर कैन बी लॉट ऑफ होल्डर्स इन दिस 30%, लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो ऐश्वर्या जी 30% होल्ड करती है, मालूम है इनको क्या बोला जाता है? इस रिश्ते को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। भाई आपके पास इंटरेस्ट है बट कंट्रोल नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और अमिताभ जी को कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी मेजॉरिटी इंटरेस्ट
और ऐश्वर्या जी को माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट माइनॉरिटी पे है, तो 2 नाम से बोलते हैं कई बार, कई कई बुक्स में आप पढ़ेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कई बार एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो कंफ्यूज मत होना, ये रिमेनिंग परसेंटेज है। कौन है हमें मतलब नहीं है, भाई ऐश्वर्या जी हैं, अभिषेक जी की सिस्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो भी हैं, मदर हैं, अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन को मतलब ये है कि इनको टुगेदर इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आती है क्या बात समझ? बिल्कुल सर। तो अब बस यहाँ पे मैं आपके लेके आ गया हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करने हैं अगर बैलेंस शीट कंसोलिडेशन। तो पहले क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कैसे करना है। तो ध्यान रखना ये कुछ स्टेप है, हर क्वेश्चन में ये स्टेप्स को प्रैक्टिस करो, इन स्टेप को अप्लाई करो, वेरी इजीली यू विल एबल टू क्रैक बैलेंस शीट कंसोलिडेशन। बहुत डिटेल्ड आपके लिए मैं नोट्स लेके आया हूँ जिसमें आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। आपको अ, सारी चीज़ इन नोट्स के थ्रू यू कैन रिवाइज़ वेरी ईज़िली। तो ज़रा मेरे साथ समझते चलो, रिवाइज़ करते हैं। सर, क्या स्टेप है? अगर मुझे बैलेंस शीट कंसोलिडेट करनी है, समझ गए बैलेंस शीट कंसोलिडेशन का मतलब? दोबारा बताऊँ? बैलेंस शीट कंसोलिडेशन का मतलब है मेरे दोस्त, अभिषेक और अमिताभ जी की जो पी&एल, जो बैलेंस शीट है, वो दोनों मैं ऐड करने जा रहा हूँ। अगर बेसिकली बोलूँ तो अभी के लिए विजुअलाइज़ ऐसे करो, दिमाग में ऐसे सोचो, दोनों के करंट एसेट उठा के ऐड कर दिए, दोनों के नॉन करंट एसेट उठा के ऐड कर दिए, वही करना है, सिंपल ऐड कर देना है। भाई जो फर्नीचर अमिताभ जी पे है, जो फर्नीचर अभिषेक है, दोनों की वैल्यू ऐड करके टोटल फर्नीचर हमारा कंसोलिडेशन हो गया। बट किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। कंसोलिडेशन करने से पहले, ये एडिंग करने से पहले ऑलवेज परफॉर्म सर्टेन स्टेप्स। सर कौन-कौन से स्टेप परफॉर्म करें? सबसे पहला कहता है आइडेंटिफाई पेरेंट एंड सब्सिडियरी। सबसे पहले देखो क्या रिश्ता है पेरेंट सब्सिडियरी का, तो ये कैसे देखेंगे? इसके लिए देखेंगे होल्डिंग परसेंटेज एंड एक्विजिशन डेट। तो 2 चीज़ें देखो, पहले स्टेप में हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, तो पहला ही स्टेप क्या करना है, अपने एक्सेल को ओपन करो और वर्किंग नोट्स में जाके पहला ही स्टेप में लिख लो। क्योंकि कई बार अपन ये गलती कर देते हैं कि सब्सिडियरी नहीं है, तो भी हम कंसोलिडेट कर देते हैं, वो एसोसिएट हो सकती है। ध्यान रखना है कि परसेंटेज होल्डिंग कितनी है, और बिना परसेंटेज होल्डिंग को निकाले अपन कई बार बाइफरकेशन, प्रॉफिट एलोकेशन बहुत जगहों पे गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही करो कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लो। अच्छा सर, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मतलब कितना परसेंट होल्ड करते हैं? तो वो पता लग जाएगा। पेरेंट के एसोसिएट के टोटल शेयर्स कितने हैं? सॉरी, सब्सिडियरी के अभिषेक जी के टोटल शेयर कितने हैं? मान लो 10 लाख शेयर हैं और 8,000 अमिताभ जी के पास है, वो गिवन है। तो 80% होल्डिंग हो गया ना? तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग और किस दिन फादर बने, किस दिन आप पेरेंट बने, वो डेट, डेट ऑफ एक्विजिशन। सर व्हाई डेट ऑफ एक्विजिशन इज इंपॉर्टेंट? यू विल अंडरस्टैंड कि इस डेट को बिना लिए आगे के स्टेप परफॉर्म नहीं हो सकते। आएगा समझ अभी आपको धीरे-धीरे। तो पहला स्टेप क्या है दोस्त? सर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लेना है, डेट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। सर दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप दोस्त कहता है, देखो यहाँ पे क्या कहता है, नेट असेट ऑफ सब्सिडियरी। नेट असेट ऑफ सब्सिडियरी, सब्सिडियरी के क्या ले लेने हैं? नेट असेट। अच्छा सर, तो सब्सिडियरी के नेट असेट्स कैसे निकालेंगे? तो देखो नेट असेट निकालने के 2 तरीके होते हैं दोस्त। एक होता है असेट माइनस लायबिलिटी, मैं असेट में से लायबिलिटी माइनस करूंगा तो नेट असेट आ सकते हैं, वरना दूसरा क्या तरीका है, इक्विटी। आई ऐड ऑल इक्विटी। सर इक्विटी में क्या आता है? तो हमेशा याद रखना इक्विटी में 4 चीजें, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये 4 होती हैं, इन 4 में से कुछ हो सकता है आपको गिवन हो, कुछ ना गिवन हो, वरी नहीं करना है। सामने फॉर्मेट देखो, नेट एसेट ऑफ सब्सिडी निकालने का। सर कैसे निकालेंगे? तो सब्सिडी के नेट एसेट बच्चों 2 डेट पे निकालने हैं हमेशा। सर कौन सी 2 डेट पे? एक सब्सिडी के नेट एसेट निकालने हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पे, और एक रिपोर्टिंग डेट पे। सर रिपोर्टिंग डेट यानी ईयर एंड पे। तो हमेशा ध्यान रखो 2 डेट पे निकलेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन, एक ईयर एंड पे, और दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन, और याद रखना दिस इज ए, दिस इज बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, रिपोर्टिंग डेट माइनस एक्विजिशन डेट। बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हो, रिपोर्टिंग डेट पहले बना सकते हो और एक्विजिशन को बाद में, एक्विजिशन का कॉलम बाद में बना सकते हो। एंड द डिफरेंस विल बी पोस्ट एक्विजिशन। शेयर कैपिटल दोनों डेट पे जनरली सेम रहेगा, इस लेवल पे बहुत रेयर होता है कि चेंज आएगा। शेयर कैपिटल जो एक्विजिशन पे है वही रिपोर्टिंग डेट पे मानते हैं हम। शेयर प्रीमियम भी दोनों डेट पे सेम मानते हैं। हाँ, रिटेन अर्निंग यानी आपका प्रॉफिट, ये दोनों डेट पे डिफरेंट होगा। तभी यहाँ पे देखो पहले स्टेप में मैंने ब्लैंक हाइफन डाला हुआ है, बट स्टेप में अमाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि डिफरेंस आएगा ना भाई। जिस दिन मैं एक फादर बना उस दिन भी अभिषेक की कंपनी तो एग्जिस्टिंग थी, ये नहीं कि अभी पैदा हुई है, वो तो पहले से थी। मैं जाके अब फादर बनाऊं, मैंने अब जाके अडॉप्ट किया है। तो उस दिन अभिषेक की रिटेन अर्निंग, अभिषेक की कंपनी की रिटेन अर्निंग मान लो 15,000 थी और रिपोर्टिंग डेट पे 20,000 थी। तो मेरे एक्वायर करने के बाद
उसने कितना कमाया? 5,000 और वही तो रेलेवेंट है। जिस दिन मैंने एक्वायर किया उस दिन का तो मैंने पेमेंट किया है। अभी तक की कमाई का तो आई हैव टू मेक द पेमेंट, वो तो पुराने शेयर होल्डरशिप को बिलॉन्ग करती है। मेरे आने के बाद तुमने क्या कमाया? दैट इज़ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं बट इस टोटल को बोलेंगे, अभी रुक जाओ आता हूँ मैं। अच्छा सर ये क्या है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, पीयूपी इफ सब्सिडियरी सेलर, यूनिफॉर्म पॉलिसी एडजस्टमेंट्स, व्हाट इज़ दिस सर? तो बच्चों ये भी थोड़ा समझ लेना। यहाँ पे फंडा इसको थोड़ा डिटेल में मैंने आगे कवर किया है बट अभी के लिए सिंपल से ऐसा समझो कि अगर कोई भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो वो भी नेट एसेट्स में आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट मतलब मान लो कंपनी जो हमारी सब्सिडी, देखो यहाँ पे बात पेरेंट की तो हो ही नहीं रही है इस वर्किंग नोट में, सारी चीज सब्सिडी की हो रही है। तो पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप भूल जाओ। किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखनी है? भाई आप सब्सिडी को अपने अंदर जोड़ रहे हो तो पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपका इतना कंसर्न नहीं है, आपका सब्सिडी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ज्यादा कंसर्न है। और सब्सिडी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर बच्चों कोई भी आपको शेयर जो भी बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई भी प्लांट मशीनरी दिया हुआ है, मान लो लिखा है प्लांट मशीनरी इन बैलेंस शीट इज 10 सीआर, 10 मिलियन, बट फेयर वैल्यू इज 12 मिलियन। तो एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन आप कौन सी वैल्यू लोगे? कंसोलिडेशन के टाइम पे कौन सी वैल्यू ली जाएगी? इज इट बुक वैल्यू, द वैल्यू विच वी हैव रिटन इन द बुक, और वैल्यू विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, फेयर वैल्यू? तो ध्यान रखना, इन कंसोलिडेशन वी ऑलवेज टेक फेयर वैल्यू, बट बुक्स के अंदर तो अभी बुक वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू को कैसे लेंगे? एडजस्ट कर देंगे, और जब आप एडजस्ट करोगे तो असेट बढ़ेगा, 10 से 12 हो जाएगा, तो दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? कैपिटल भी बढ़ेगी ना भाई। आपका असेट बढ़ रहा है, डेबिट असेट, क्रेडिट गेन, आपको गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। इट इज द इट इट डज नॉट मैटर वेदर रियलाइज अनरियलाइज, बट फॉर द टाइम बिंग विजुअलाइज कि आपकी 10 लाख की मशीन 12 लाख की है एक्चुअली। तो आप जब उसको रिवैल्यू कर रहे हो, उसको फेयर वैल्यूज की जब एडजस्ट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, भाई रिवैल्यूएशन एक्चुअली आप कर नहीं रहे हो, आप फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन यू आर ब्रिंगिंग इट टू इट्स फेयर वैल्यू, तो आप क्या करोगे? कैपिटल बढ़ा दोगे। और जब कैपिटल या गेन है, ये कौन सी डेट को हुआ है? ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कौन सी डेट को होती है? जिस दिन आप फादर बनते हो बच्चों, उस दिन देखा जाता है, क्योंकि कंपनी को खरीद तो आप उस दिन रहे हो ना। उस दिन यू विल मेक द पेमेंट फॉर परचेजिंग द कंपनी, उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। जिस दिन आप सब्सिडरी को एक्वायर करने जा रहे हो, उसके एसेट की पेमेंट करने जा रहे हो, विल यू पे एट बुक वैल्यू? भाई कोई आपको सेल करेगा क्या बुक वैल्यू पे? आप खुद सेल कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो उसी चीज को इनकॉर्पोरेट यहाँ पे करना है। डेट ऑफ एक्विजिशन में जो फेयर वैल्यू है उसको प्लस कर देना है, और रिपोर्टिंग डेट पे जो फेयर वैल्यू है उसको प्लस कर देना है। डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन क्या है? भाई जब अब आपने असेट की वैल्यू इंक्रीज कर दी, असेट की वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो उस एक्स्ट्रा वैल्यू पे कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं लगेगा। उस एक्स्ट्रा वैल्यू पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उस डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। जनरली एक्विजिशन डेट पे डेप्रिसिएशन नहीं आता है, डेप्रिसिएशन जनरली रिपोर्टिंग डेट पे ही आएगा, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन आपका एक्विजिशन के बाद से लगना शुरू होगा। भाई डेट ऑफ एक्विजिशन तक तो सही लगा हुआ था, अब आपने जो वैल्यू इंक्रीज करी है वो आगे के प्रॉफिट से माइनस होगी, तो वो रिपोर्टिंग डेट के कॉलम में जनरली हम माइनस करते हैं एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑन एक्सेस वैल्यू। भाई 10 लाख तक तो आप सही लगा रहे हो, बट अब जो 12 लाख की आपने वैल्यू करी, 2 लाख एक्स्ट्रा जो लगाया उस पे जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो भी तो बुक्स में मिसिंग है, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाओगे आप, क्योंकि आप तो रिपोर्टिंग डेट तक कैलकुलेट कर रहे हो। पीयूपी इफ सब्सिडरी सेलर, इसको भी हम डिटेल में अभी देखेंगे थोड़ा सा, जरा सा बता देता हूँ, इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर पेरेंट सब्सिडरी को या सब्सिडरी पेरेंट को कोई भी सामान बेचती है प्रॉफिट पे, और वो सामान अल्टीमेटली घर से बाहर नहीं जाता है, मान लो अमिताभ जी ने अभिषेक जी को एक इन्वेंट्री सेल करी, 100 रुपए की इन्वेंट्री 120 पे सेल करी, और अभिषेक जी ने अभी वो आगे सेल नहीं करी है, अभी वो अभिषेक जी के स्टॉक में ही पड़ी है। आप कंसोलिडेट करोगे तो उस इन्वेंट्री को 100 पे दिखाओगे, 120 पे दिखाओगे? ऑब्वियसली यू विल शो एट 100। ये जो 20 का प्रॉफिट है रियलिटी में ग्रुप के लिए तो फेक है ना। डजंट मेक एनी सेंस कि आप खुद को सेल करके प्रॉफिट कमाओ। एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन यू आर नॉट टू एंटिटी, यू आर वन एंटिटी, सो इट विल मीन्स इट्स नॉट नो मोर अमिताभ एंड अभिषेक, इट्स वन फैमिली, अमिताभ फैमिली, इट्स वन ग्रुप। तो यहाँ पे आप कैसे बोलोगे कि यार अमिताभ जी ने अभिषेक को भेजा? बिकॉज अभिषेक इज नॉट एनीथिंग सेपरेट, दैट इज इनसाइड अमिताभ जी। तो व्हेन दे आर नॉट सेपरेट, दे आर वन टुगेदर, दोनों एक हैं दोस्त, तो अपन ये कैसे बोलेंगे कि एक दूसरे को सेल किया? तो जो प्रॉफिट भी कमाया वो भी अनरियलाइज्ड है।
बट इस स्टेप में ध्यान रखना, जब सब्सिडियरी ने बेचा है तभी आएगा। जब सब्सिडियरी ने बेचा है तभी आएगा। पेरेंट जब बेचता है तब स्टेप 2 में नहीं आता, वर्किंग 2 में नहीं आता, वो 5 में आता है, बात करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कभी भी सब्सिडियरी सेलर है, जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, मान लो इन्वेंट्री 100 की थी एंड सब्सिडियरी ने बेची पेरेंट को, यानी अभिषेक जी ने इस बार अमिताभ जी को बेची 120 पे, तो ये जो 20 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, अभिषेक जी ने अपनी बुक्स में, पी&एल में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, वो हम यहाँ से माइनस करेंगे। और ये भी जनरली रिपोर्टिंग डेट कॉलम में ही आएगा हमारे एग्जाम में, क्योंकि जनरली ये जो सारा सेल परचेज होता है एक्विजिशन के बाद ही होता है। यूनिफॉर्म पॉलिसी एडजस्टमेंट, तो कई बार क्या होता है, दोनों कंपनी की पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। तो अगर पॉलिसी एडजस्टमेंट्स होती हैं तो उनका इम्पैक्ट भी आपको, जो भी पॉलिसी एडजस्टमेंट से प्रॉफिट पे, रिटेन अर्निंग पे इम्पैक्ट आया, वो भी आपको प्लस माइनस करना होगा दोस्तों। आती है बात समझ? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं वर्किंग टू की, तो वर्किंग नोट 2 के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन, रिपोर्टिंग डेट और पोस्ट एक्विजिशन, तीनों का डिफरेंस क्लियर रखना है। आइटम सारे सेम है, बट कौन सी डेट के लेने हैं वो देखना है, और पोस्ट एक्विजिशन लिखना है। तो बहुत सिंपल हो गया, शेयर कैपिटल दोनों डेट पे बैलेंस शीट से मिल जाएगी, जो रिपोर्टिंग डेट पे है वही डेट ऑफ एक्विजिशन पे, शेयर प्रीमियम दोनों डेट पे सेम हो गया, रिटेन अर्निंग दोनों डेट का आपको गिवन होगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी तो करनी है, डेप्रिसिएशन होगा तो करना है, इन्वेंट्री आपस में सेल करेंगे तो होगा, कोई पॉलिसी एडजस्टमेंट है जिस वजह से कोई वैल्यूएशन, कोई प्रॉफिट एडजस्टमेंट, कोई फ्रॉड एंड एरर है जिसको रेक्टिफाई करने से प्रॉफिट में कुछ फ्लक्चुएशन आया, उसको ठीक करना होगा। बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे, कम होगा तो माइनस कर देंगे, सिंपल। भाई इतना तो अपन को समझ आता है ना कि प्रॉफिट क्या इम्पैक्ट है कैपिटल पे किसी भी ट्रांजेक्शन का, वैसा ही इम्पैक्ट यहाँ पे डालना है। असेट 10 का 12 हुआ, कैपिटल बढ़ेगी, ऐड कर दो। कब की बढ़ेगी सर? एक्विजिशन की रिपोर्टिंग डेट की, वो ध्यान रखना। ट्रांजेक्शन कब की है? इफ इट इज आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, इट विल ओनली इम्पैक्ट रिपोर्टिंग डेट कॉलम। देखो एक बार इसको, यहाँ तक सारी बात बच्चे को समझ आती है? 1 मिनट दोस्तों। आगे देखो क्या सर, तीसरा स्टेप, 2 स्टेप अपन डिस्कस कर चुके हैं कंसोलिडेशन में। अब मैं आ गया हूँ दोस्त तीसरे स्टेप पे। सर तीसरा स्टेप क्या है? गुडविल कैलकुलेशन। सर पहला स्टेप क्या था, फिर भूल गए? ध्यान से याद रखना। पहला स्टेप क्या है? परसेंटेज। वो कुछ भी नहीं, देखो कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, अकाउंटिंग के बेसिक रूल है। आप सब ये पढ़ चुके हो, बस रिवीजन पे फोकस करो। पहला परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा स्टेप नेट एसेट। सर नेट एसेट किसके निकालने हैं? सब्सिडी के निकालने हैं। सर कौन सी डेट को? दोनों डेट को, रिपोर्टिंग डेट और एक्विजिशन डेट। रिपोर्टिंग डेट और एक्विजिशन डेट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्विजिशन। और बच्चों ये जो फिगर आती है ना, ये जो फिगर आती है, इसको बोलते हैं हम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर हमारे आगे काम आएगी, अभी से ध्यान रखना। इस फिगर को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अभी मैं आगे यूज करूंगा, कंफ्यूज मत होना सर। ये क्या है? फादर बनने के बाद का प्रॉफिट। अच्छा सर, ये क्या है? नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट, और ये क्या है? नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट। ये भी ध्यान रखना जो अभी मैंने बोला, नेट एसेट एट एक्विजिशन, नेट एसेट एट एक्विजिशन। सर नेट एसेट क्या है? वही बच्चों, एसेट माइनस लायबिलिटी, या कैपिटल, टोटल कैपिटल, कंपनी की कितनी कैपिटल थी, कितनी वर्थ थी जब मैं उसे एक्वायर कर रहा था, कितनी वर्थ है आज ईयर एंड पे, डिफरेंस मेरी कमाई है, डिफरेंस मेरा प्रॉफिट है। कॉमन सेंस तो यही है। आप किसी कंपनी को एक्वायर करने जाओगे तो जानोगे नहीं उसके नेट एसेट, क्या उसके वर्थ के ऊपर बात नहीं करोगे? बिल्कुल सर, करेंगे। तो यहाँ पे यही समझना है आपको। तीसरा स्टेप आता है गुडविल कैलकुलेशन का। गुडविल कैलकुलेशन का, सर गुडविल कैलकुलेशन का क्या स्टेप है? तो बच्चा, गुडविल कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है कि 3-4 चीजों को, आपको फिगर्स को लेना है और फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है। सेकंड स्टेप हो गया नेट एसेट, थर्ड स्टेप है गुडविल। देखो गुडविल क्यों निकाली जा रही है, क्या होती है, जरा समझना।
सिंपल सा फंडा ये है कि अभी आपने ऊपर निकाला वर्थ, आपने ऊपर क्या निकाला? सब्सिडरी का वर्थ, नेट एसेट एट डेट ऑफ एक्विजिशन। मान लो किसी कंपनी के नेट एसेट एट डेट ऑफ एक्विजिशन 10 सीआर के हैं, और ये भी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। आज इसके सारे एसेट का वैल्यू कितना है दोस्त? 10 सीआर। और मैं इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए पे कर रहा हूँ 15 सीआर। कितना पे कर रहा हूँ? 15 सीआर। तो 10 की चीज के कंपनी का वर्थ 10 है, आप 15 क्यों पे कर रहे हो? व्हाई आर यू पेइंग मोर देन व्हाट इट वर्थ्स? पहली बात तो ये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना 5 करोड़ का दोस्त, इसी को हम गुडविल बोलते हैं कंसेप्चुअली। तो आपको ये फॉर्मेट बहुत आसानी से समझ आएगी कि कंपनी 100% कंपनी की कितनी वर्थ थी और हमने कितना पे किया उस वर्थ के लिए, और इस एक्स्ट्रा को हम गुडविल बोलते हैं। बट हम एक्स्ट्रा पे क्यों कर रहे हैं? तो देखो, कोई भी बिजनेस, अ बिजनेस इज नॉट ओनली असेट एंड लाइबिलिटीज। आप ये नहीं कहोगे कि कोई बिजनेस सिर्फ वो है जो उसके टैंजिबल एसेट्स है। एक बिजनेस जब कई सालों तक काम करता है तो वो मार्केट में एक रेपुटेशन बिल्ड करता है। भाई, आप सेम बिजनेस सिर्फ पैसे लगा के थोड़ी खड़ा कर सकते हो। आपको उसी बिजनेस में, जिस बिजनेस ने ऑलरेडी उस बिजनेस को 20 साल से चला रहा है, उसके पास एक कस्टमर बेस है, एक मार्केट में गुडविल है, एक नाम है, वो आप उस बिजनेस में जैसे ही आओगे आपके पास ऑलरेडी कस्टमर है। एक नए बिजनेस को कस्टमर क्रिएट करने होंगे, अपने आप को प्रूफ करना होगा, तो उसका भी तो कुछ वर्थ है, उसका भी तो कुछ पैसा है। वैल्यूएशन कैसे होती है गुडविल की, हम एफएम में पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि कैसे इस गुडविल को वैल्यू किया जाता है। आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, 11th-12th में पढ़ाया जाता है बच्चों को सुपर प्रॉफिट मेथड और डिफरेंट, बट यहाँ पे एकदम डिफरेंट हम प्रॉपर वैल्यूएशन एफएम में पढ़ते हैं, तो वो एफएम में देखेंगे, अभी के लिए वरी नॉट। तो बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा है 5 सीआर, इसको क्या बोलते हैं? गुडविल। सर ये कैसे निकलता है? तो देखो, कहता है इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू। इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू का मतलब है बाय पेरेंट, मतलब कंसिडरेशन पेड। हमने कितना पैसा पे किया? किसने पे किया? पेरेंट ने। देखो, अगर पेरेंट ने 100% एक्वायर किया होगा तो 100% पैसा पेरेंट ने दिया होगा, 70% एक्वायर किया होगा तो 70% पैसा पे किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को 70% पेरेंट ने एक्वायर किया है, तो 70% मनी जो पे करी वो ले लो। एनसीआई, वैल्यू एट एक्विजिशन। सर एनसीआई यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इन्होंने भी तो बचा हुआ 30% के लिए पे किया है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो नेट एसेट निकाले हैं वो 100% निकाले हुए हैं, 70% थोड़ी। तो जब नेट एसेट 100% है तो कंसिडरेशन पेड 70% कैसे लिया जा सकता है? तो एनसीआई का भी लेना पड़ेगा, दोनों का मिलके लेना पड़ेगा, दोनों को मिलके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट एंड एनसीआई दोनों ऐड होंगे बच्चों। इन्वेस्टमेंट अपन ने कंसिडरेशन पेड 70% और एनसीआई वैल्यू एट 30%, दोनों को ऐड कर दोगे तो 100% कंपनी का वर्थ निकल जाएगा, पेमेंट निकल जाएगा। और लेस फेयर वैल्यू, ये जो आपने ऊपर के स्टेप से निकाला, डेट ऑफ एक्विजिशन, ध्यान रखना ये सब गुडविल हमेशा कब निकलती है? डेट ऑफ एक्विजिशन पे। इसमें से फेयर वैल्यू माइनस कर दोगे तो गुडविल कौन सी आ जाएगी बच्चों? डेट ऑफ एक्विजिशन पे। सर गुडविल डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या होती है? अरे, आपने कंपनी को पैसा कब दे रहे हो, कब एक्वायर कर रहे हो? डेट ऑफ एक्विजिशन पे एक्वायर कर रहे हो ना, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे उसके एसेट की वर्थ कितनी थी? 100% एसेट की 10 सीआर, 100% एसेट की। और 70 और 30% हम दोनों ने मिलकर कितना पैसा दिया? दो ही जनों ने पैसा दिया, या तो एनसीआई ने दिया या हमने दिया, दोनों ने मिलकर कितना दिया? 15 सीआर। तो ये जो गुडविल आती है, इस गुडविल को बोलते हैं गुडविल एट एक्विजिशन। अब यहाँ पे भी एक कैच सुन लेना, ये गुडविल दो तरीके की गुडविल कहलाती है, कभी इसे बोला जाता है फुल गुडविल और कभी बोला जाता है पार्शियल गुडविल। सर इसमें क्या फर्क है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं। देखो, कंसिडरेशन पेड निकाला, एनसीआई ने कितना वैल्यू, एनसीआई वैल्यू एट एक्विजिशन कैसे निकलेगा वो अभी बता रहा हूँ। उसमें से फेयर वैल्यू माइनस करेंगे, गुडविल एट एक्विजिशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, एनसीआई का फेयर वैल्यू निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है फेयर वैल्यू मेथड, एक होता है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। एक होता है फेयर वैल्यू मेथड, एक प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। मतलब मान लो एनसीआई की परसेंटेज है 30%, जैसे हमारे क्वेश्चन में थी, तो जितने भी नेट एसेट है उसका 30% एनसीआई मान लेंगे। इफ यू टेक 30% ऑफ एनसीआई, देन जो गुडविल आती है उस गुडविल को बोलते हैं पार्शियल गुडविल। याद रखना, अगर मैंने एनसीआई निकाला है कौन से मेथड से? प्रोपोर्शनेट मेथड से। बहुत ज्यादा मैं लॉजिक अभी चीजों का बता नहीं सकता दोस्तों, इसलिए रिवीजन सेशन है तो थोड़ा थोड़ा समझते चलो, थोड़ा लर्न करते चलना मेरे साथ अभी एग्जाम टाइम में।
कि अगर आपने प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड, सर प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड क्या है? एनसीआई परसेंटेज इनटू फेयर वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट आपने स्टेप 2 में निकाले कंपनी के 100 करोड़, एनसीआई 30%, तो आप कहते हो 30 करोड़ का क्या है? एनसीआई, एनसीआई का हिस्सा कितना है? 30 करोड़, तो 30 करोड़ एनसीआई या 30 करोड़ नेट एसेट में कट हो जाएगा, तो गुडविल में इनका कोई हिस्सा ही नहीं है, इन्होंने तो उतना ही पैसा पे किया जितने नेट एसेट है। इन्होंने क्या कुछ एक्स्ट्रा दिया? नहीं दिया, तो ये गुडविल जो आई, ये सिर्फ किसकी आई? पार्शियल गुडविल आई, मतलब ये सिर्फ गुडविल किसकी आई? पेरेंट की। दिस गुडविल बिलोंग्स ओनली टू पेरेंट। इस गुडविल पे एनसीआई का कोई हक नहीं है, ना इसके फायदे पे, ना इसके नुकसान पे। ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ आती है। तो यहीं पे बात ये ध्यान रखनी है कि अगर हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं और गुडविल कैलकुलेट एनसीआई प्रोपोर्शनेट मेथड से लिया है, तो पार्शियल गुडविल है, बट वहीं हमने एनसीआई का फेयर वैल्यू मेथड लिया, तो गुडविल कौन सी कहलाएगी बच्चों? फुल गुडविल। सर फुल गुडविल का क्या मतलब है? फुल गुडविल मतलब ये गुडविल पेरेंट प्लस एनसीआई दोनों को बिलोंग करती है, दोनों की गुडविल। सर उससे क्या हो जाएगा? अभी बताता हूं, पहले ये चीज समझो। फेयर वैल्यू मेथड क्या है? एनसीआई शेयर्स सब्सिडरी शेयर प्राइस। सर कौन सी डेट को? डेट ऑफ एक्विजिशन पे ध्यान रखना। मतलब एनसीआई के पास कितने शेयर हैं? हमारे केस में जैसे हमारा एग्जांपल था ऐश्वर्या का, ऐश्वर्या के पास कितने शेयर हैं? मान लो अगर 70%, 10,000 में से 7,000 शेयर अमिताभ जी के पास हैं, 3,000 शेयर ऐश्वर्या जी के पास हैं, और डेट ऑफ एक्विजिशन पे कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए था, $10 था, 10 रुपए था, जो भी था। 3,000 इंटू 10 आपने क्या निकाल दिया? फेयर वैल्यू। इस वक्त आप शेयर्स का बुक वैल्यू का परसेंटेज नहीं ले रहे हो, इस बार यू हैव कैलकुलेटेड फेयर वैल्यू। कैसे निकाला? एनसीआई के शेयर इनटू सब्सिडरी शेयर प्राइस, कौन से दिन पे? डेट ऑफ एक्विजिशन पे, तो वैल्यू जो निकल के आई। अब ये एक्स्ट्रा वैल्यू यानी गुडविल के पैसे भी इसमें निकल के आ गए, तो इस बार एनसीआई का भी गुडविल में योगदान है, हिस्सा है, तो इसको कहेंगे फुल गुडविल। अल्टीमेटली लर्न करने के लिए अभी एग्जाम टाइम में सिंपल, बहुत ज्यादा नहीं बात करनी है, सिर्फ इतना समझो कि अगर 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 एनसीआई एनसीआई हमने प्रोपोर्शनेट पे लिया तो गुडविल क्या है? पार्शियल। और एनसीआई अगर फुल ली तो गुडविल क्या है? सॉरी, एनसीआई फेयर वैल्यू पे लिया तो गुडविल क्या है? फुल गुडविल। सर इसका इंपैक्ट बता दो ना। देखो इंपैक्ट इतना है, ये जो इंपेयरमेंट है गुडविल पे, अगर इंपेयरमेंट क्वेश्चन में गिवन है तो ध्यान रखना, अगर पार्शियल गुडविल है और इंपेयरमेंट गिवन है, तो ये गुडविल यानी इंपेयरमेंट यानी लॉस, आईएस 36 यू अंडरस्टैंड। तो ये जो इंपेयरमेंट है, ये लॉस है, ये सिर्फ पेरेंट का हिस्से में जाएगा, क्योंकि गुडविल पेरेंट की तो लॉस भी सिर्फ पेरेंट लेगा। बट अगर फुल गुडविल है तो जो इंपेयरमेंट आएगी मेरे दोस्त, वो दोनों के हिस्से में जाएगी। सर दोनों के किसके? एनसीआई को भी मिलेगा, उसके प्रॉफिट में से एनसीआई को भी उसका लॉस झेलना होगा। गुडविल इंपेयर होती है तो लॉस होगा, और पेरेंट को भी लेना होगा, दोनों को लेना होगा। किस केस में? फुल गुडविल के केस में। ठीक है, इंपेयरमेंट माइनस करोगे तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, जो कैरिंग वैल्यू आप कहाँ शो कर दोगे? बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट असेट। सर इंपेयरमेंट का लॉस कौन कौन बियर करेगा? ये नुकसान हुआ, एक साइड गुडविल कम हो गई, दूसरे साइड कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा, दोनों की कैपिटल पे। अगर गुडविल कौन सी है दोस्त? फुल गुडविल है तो पेरेंट भी और सब्सिडियरी भी। अगर पार्शियल गुडविल है तो सिर्फ पेरेंट, एनसीआई का कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, सर एनसीआई कैसे निकलता है? जल्दी से स्टेप 4 देख लो। एनसीआई एट एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट पे कितने एनसीआई थे? सर ये कैसे निकलेगा? अभी तो आपने ऊपर निकाला। एनसीआई फेयर वैल्यू या प्रोपोर्शनेट, फेयर वैल्यू या प्रोपोर्शनेट, दो ही मेथड है, एफवी या प्रोपोर्शन। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। एनसीआई शेयर एट पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। सर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो ऊपर निकाला था, अभी बताया था ना फिगर। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एनसीआई का जितना परसेंटेज है वो हिस्सा उसको दे दो भाई, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा मालिक को। चलो वो कंट्रोल नहीं करती है ऐश्वर्या जी, अभी अमिताभ जी कंट्रोल करती है, बट हिस्सा तो 70 और 30 होगा, जो भी कमाएंगे अभिषेक जी उसमें 70-30 होगा, तो 30% इनको मिल जाएगा। वैसे ही लॉस में भी कितना मिल जाएगा? 30%। और क्या लिखा है? एनसीआई शेयर ऑफ इंपेयरमेंट ओनली फेयर वैल्यू मेथड यूज्ड। ये आपका एनसीआई आएगा। सर एनसीआई कहाँ जाएगा? एनसीआई आपका बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा, इक्विटी और लाइबिलिटी के पास जाएगा। तो देखा आपने? ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ आती है। आगे बताओ सर, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, ये क्या है? स्टेप 5 लास्ट 5 है, पेरेंट की रिटेन अर्निंग, पेरेंट का प्रॉफिट। अब बात आती है ग्रुप का मतलब पेरेंट, अमिताभ जी, हमारे एग्जांपल जो चलता आ रहा है, अमिताभ जी यानी पेरेंट की रिटेन अर्निंग निकाल रहे हैं, तो क्या कहता है? 100% ऑफ पेरेंट उनकी खुद की रिटेन अर्निंग ले लेना। भाई अगर आपको टोटल रिटेन अर्निंग निकालनी है तो उनकी खुद की रिटेन अर्निंग तो लोगे ही लोगे ना, नहीं लोगे? उनकी खुद की रिटेन अर्निंग तो ऑब्वियसली लोगे। पेरेंट की रिटेन अर्निंग लोगे, फिर क्या करेंगे? पेरेंट की रिटेन अर्निंग लेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्त? पेरेंट की रिटेन अर्निंग लोगे, पेरेंट शेयर ऑफ गुडविल इंपेयरमेंट, अगर पेरेंट फुल गुडविल है या पार्शियल गुडविल है, इनको तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। फुल गुडविल में 70% और पार्शियल गुडविल में जितना भी इंपेयरमेंट है सारा का सारा। भाई ये तो दोनों केस में फंसेंगे, फुल हो या पार्शियल हो, इनके प्रॉफिट को कम कर देना है। पीयूपी, हाँ सर सब्सिडरी जब सेलर था तो आपने ऊपर माइनस करवा दिया वर्किंग नोट 2 में।
अच्छा, जब पेरेंट सेलर होगा, पेरेंट प्रॉफिट कमाएगा तो उसी के प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, वो यहाँ से माइनस होगा। आई बात समझ? हाँ। सर ये क्या है? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो अभी एडजस्टमेंट्स में थोड़ा-सा रिवाइज़ करवाऊँगा अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। बस ऐसा समझो, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कुछ ऐसा है कि पेरेंट ने जो पैसा देना था सब्सिडियरी को, वो पैसा अभी दिया नहीं, पैसा अभी देंगे। तो जैसे पैसा ड्यू तो हो गया है, पे नहीं किया तो उसपे क्या बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा। वो इंटरेस्ट इज़ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। आपने जो सब्सिडियरी के शेयर होल्डर्स को, सॉरी सब्सिडियरी को नहीं, सब्सिडियरी के शेयर होल्डर को आप पैसा दे रहे हो ना, तो सब्सिडियरी के शेयर होल्डर को आपको पैसे देने थे। आपने अभी नहीं दिए, आप थोड़ा डिले करके दोगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पेड आपने मान लो 15 करोड़ जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, वो 15 करोड़ में से अभी आपने 7 करोड़ रुपए पे नहीं करे। तो वो जो 7 करोड़ रुपए आप जो 1 साल बाद पे करोगे, उसमें जो इंटरेस्ट एलिमेंट है, उसको भी आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट एलिमेंट की अगर आपने अकाउंटिंग नहीं करी है, तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। आपके प्रॉफिट को वो कम करेगा और आपकी लायबिलिटी को वो इंक्रीज़ करेगा। तो बात करेंगे उस पे आगे। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट में एक्विजिशन कॉस्ट, कुछ भी खर्चा आपको एक्वायर करते वक्त आया, कंपनी को एक्वायर करते वक्त कई सारे साइड के खर्चे आते हैं ना, तो वो सारे एक्विजिशन कॉस्ट, फीस जो आपने पे करी, ब्रोकरेज एटसेट्रा, कुछ भी आपने कमीशन पे करी, वो सब एक्विजिशन कॉस्ट में आ जाएगा, वो माइनस कर देना। पेरेंट का सब्सिडी के पोस्ट, भाई एनसीआई को हिस्सा दे दिया, ऐश्वर्या को दे दिया, अमिताभ जी का हिस्सा, कोई एसोसिएट है उसका हिस्सा, एसोसिएट को अभी थोड़ा रहने दो, बात करेंगे। इम्पेयरमेंट एसोसिएट का है, वो भी माइनस हो जाता है इसी स्टेप में। एसोसिएट के लिए तो सेपरेटली पढ़ना ही है, पीयूपी एसोसिएट, तो अभी एसोसिएट को एक साथ टच नहीं करते हैं। मेन चीज़ आपका क्या आ जाएगा? पेरेंट का टोटल रिटेन अर्निंग। तो क्या सर समझ नहीं आया? समझो। पेरेंट का खुद का रिटेन अर्निंग लेना है और पेरेंट को किसका शेयर दे देना है? पेरेंट को प्लस 2 चीज़ें होनी है, मेनली प्लस 2 ही चीज़ होनी है। एक तो पेरेंट का खुद का रिटेन अर्निंग और पेरेंट का अभिषेक के प्रॉफिट यानी सब्सिडियरी के प्रॉफिट में हिस्सा। सर ऐड कर दिया। अब क्या माइनस क्या-क्या होना है? तो माइनस होना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इफ पेरेंट इज सेलर, माइनस होना है एक्विजिशन कॉस्ट, माइनस होना है अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ये सारी चीज़ें आपको माइनस करनी है। ठीक है? कुछ एग्जाम्पल, ऑलवेज यूज परफॉर्मा, फिल इन इजी नंबर फर्स्ट देन टैकल द कैलकुलेशन, लेबल योर वर्किंग प्रॉपर्ली टू अवॉइड एरर, फॉलो द स्टैंडर्ड स्टेप फॉर एवरी क्वेश्चन टू मेंटेन एक्यूरेसी। आप अगर स्टेप्स को चेंज करते रहोगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप को फॉलो करते रहोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। कोशिश करो कि आप एक कांस्टेंट स्टेप्स को हर बार फॉलो करो, सेम स्टेप्स में सेम स्टेप्स को आप हर बार फॉलो करो, ताकि आपको सिर्फ स्टेप ही याद ना आ जाए, आपके आंसर में एक एक्यूरेसी आ जाए, स्पीड में एक इंप्रूवमेंट आ जाए। जो बच्चे सबसे ज़्यादा कहते हैं ना सर टाइम लग रहा है। भैया बार-बार सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस करोगे तो टाइम कैसे लगेगा? आपको सिर्फ सोचने तक का भी टाइम नहीं लगेगा उस केस में दोस्तों। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। तो यहाँ तक क्लियर है सब दोस्तों को बात। पाँचों स्टेप कंसोलिडेशन के मैंने आपको काफ़ी डिटेल में रिवाइज़ करा दिए। जल्दी-जल्दी से पाँचों स्टेप मेरे साथ बोलिए। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एंड डेट ऑफ एक्विजिशन। सेकंड स्टेप नेट एसेट निकालो। तीसरा गुडविल, एनसीआई का ईयर एंड पे रिपोर्टिंग डेट पे एनसीआई का वैल्यू और पेरेंट की रिटेन अर्निंग ईयर एंड पे। ठीक है? यहाँ तक आई होप क्लियर है सबको मेरे दोस्तों को। तो आगे देखते हैं दोस्तों। एडजस्टमेंट्स। अब देखो कुछ मेन एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए समराइज कर दिए हैं। पहली एडजस्टमेंट इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग एडजस्टमेंट। सर ये क्या है? लोन एंड करंट अकाउंट, लोन एंड करंट अकाउंट। अगर कोई भी इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट है, सर इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट नहीं समझ आई। देखो बच्चों, जैसे हमारी कंपनी है अमिताभ जी, कंपनी भी अभिषेक जी, पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप है? पेरेंट का और सब्सिडरी का। तो मान लो आपस में कोई ये सेल परचेज करते हैं, आपस में कोई इंट्रा ग्रुप लोन की बात होती है, आपस में कोई पेएबल रिसीवेबल क्रिएट करते हैं। मतलब एक जना कह रहा है मुझे आपसे पैसे लेने हैं, दूसरा जना कह रहा है मेरे को आपको पैसे देने हैं। उन सारे केसेस में बच्चों हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे इंट्रा ग्रुप की। कोई डिविडेंड है, बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन हो सकते हैं। लॉजिक समझ लेना, एडजस्टमेंट अपने आप समझ आ जाएगी। लॉजिक इतना सा है कि भई अब हम ईयर एंड पे कंसोलिडेट हो रहे हैं, हम दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग-अलग नहीं है, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक है। तो आप खुद को ही कैसे सेल कर सकते हो, खुद से ही कैसा पैसा माँग सकते हो? मतलब
अमिताभ जी अभिषेक जी को सेल नहीं कर रहे हैं। अब वो अलग आइडेंटिटी नहीं है, अमिताभ जी अपने आप को सेल करके मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मैंने 100 करोड़ कमाए, खुद को उसको मैंने 10 करोड़ की चीज़ 100 करोड़ की सेल कर दी। तो भाई तुमने अपने आप को 100 करोड़ की सेल करी तो पे भी तो तुम्हें ही करना है। नेट इम्पैक्ट तो ज़ीरो हो गया दोस्त। तो वही है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, जो भी चीज़ आपस में हुई है उसको खत्म कर दो। सर कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। अगर रिमूव बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिमूव बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एक अगर बैंक इंक्रीज हो गया है, एक दूसरे के बैंक से एडजस्ट कर दो, या लायबिलिटी से दूसरे साइड लायबिलिटी से कम कर दो, रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट को कोई ट्रांजिट है तो उसको एडजस्ट कर देंगे। रिमूव रिकंसाइल्ड रिसीवेबल एंड पेबल, कोई भी रिसीवेबल एंड पेबल आफ्टर रिकंसिलेशन यू विल रिमूव। समझा देता हूँ, देखो जैसे एक पॉइंट से आपको हो क्या रहा है। मान लो अ, ये है हमारे, अभी सिंप्लिसिटी के लिए ना पेरेंट और सब्सिडी बोलने से बेटर मैं अमिताभ और अभिषेक जी बोलूंगा, उससे आप अपने आप समझ जाओगे, कंफ्यूज नहीं होगा कि अभिषेक जी कौन है और अमिताभ जी हैं। तो ये वाले फादर सन को हर कोई जानता है। ठीक है सर, अमिताभ और अभिषेक जी हो क्या रहा है, अमिताभ की बुक में रिसीवेबल्स आ रहे हैं लेट से 10,000 के। कितने रिसीवेबल आ रहे हैं? 10,000 के। और जो पेबल्स हैं, वो पेबल्स आपके आ रहे हैं लेट से 8,000 के। पेबल्स कह रहे हैं कि मुझे आपको पे करने हैं 8,000, और रिसीवेबल कह रहे हैं कि मेरे को आपसे लेने हैं 10,000। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अभिषेक जी ने पेमेंट कर दी है, वो अभी अमिताभ जी के पास आई नहीं है। तो इसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? डेबिट कैश इन ट्रांजिट सीआईटी, क्रेडिट रिसीवेबल 2000 से। मैं इसको कैश इन ट्रांजिट मान लूंगा क्योंकि अब ये इंट्रा ग्रुप नहीं रही। 2,000 रुपए अभिषेक जी ने रिलीज कर दिए हैं, अमिताभ जी पे अभी आए नहीं है। तो मुझे कैंसिल कैसे करूं मैं रिसीवेबल और पेबल को? 2000 का अनरिकंसाइल्ड बैलेंस रह जाएगा। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि इसको कैश इन ट्रांजिट मान लो, और इस कैश इन ट्रांजिट में अ, वैसे क्वेश्चन बता देता है कि क्या है, कैश इन ट्रांजिट है, गुड इन ट्रांजिट है। अगर ये कैश इन ट्रांजिट है तो रिसीवेबल कम होकर हमारे पास अब रिसीवेबल 8,000 के हो जाएंगे, और दोनों को कैंसिल आउट कर दो। अगर ये कैश इन ट्रांजिट नहीं होगा तो दूसरा क्या हो सकता है? गुड इन ट्रांजिट। गुड इन ट्रांजिट के केस में क्या करोगे, उसमें ध्यान रखना, गुड इन ट्रांजिट में क्या मतलब है कि रिसीवेबल्स ने गुड्स बेच दिए, अभी पेबल्स पे आए नहीं है, तो यहाँ पे हमें पेबल्स को इंक्रीज करना होगा। और पेबल यहाँ पे डेबिट कर दोगे आप गुड्स इन ट्रांजिट को, क्रेडिट कर दोगे पेबल्स को। तो इस बार आप रिसीवेबल कम नहीं कर रहे हो, पेबल को बढ़ा रहे हो, पेबल 10,000 कर रहे हो। सर हमें कैसे पता लगेगा गुड्स इन ट्रांजिट है या कैश इन ट्रांजिट है? ऑब्वियसली क्वेश्चन ही बताएगा, हम तो नहीं पता कर सकते। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता लगेगा कि भाई पेबल्स को इंक्रीज करना है या रिसीवेबल को। कैश इन ट्रांजिट है तो रिसीवेबल कम हो जाएंगे, गुड इन ट्रांजिट है तो पेबल हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, 2,000 से 10,000 हो जाएंगे। अब एडजस्ट एनी ट्रांजिट आइटम फर्स्ट, एडजस्ट एनी एंड देन रिमूव पेबल एंड रिसीवेबल, फिर उनको रिमूव करो। अब दोनों के पेबल्स एंड रिमूव रिसीवेबल को रिमूव करो। बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कैच बता रहा हूँ जो गलती करते हैं बच्चे। जब आपने गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड किया तो इसका अनरियलाइज प्रॉफिट भी आएगा, क्योंकि जब आपस में सेल हुआ है तो कुछ प्रॉफिट आया होगा, और वो प्रॉफिट अभी अनरियलाइज्ड है क्योंकि गुड्स आर इन ट्रांजिट। तो जब प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है तो उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू रिमूव अनरियलाइज प्रॉफिट। पेरेंट ने अगर सब्सिडरी को बेचा है तो पेरेंट की बुक से स्टेप 5 में, और सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा है तो वर्किंग नोट 2 में, रिपोर्टिंग डेट कॉलम में, जनरली सब्सिडरी की बुक से। ठीक है, तो समझे ना ये इंट्रा ग्रुप का रिसेबल पेबल का पॉइंट। सर क्या पॉइंट है रिसेबल पेबल का? रिसेबल पेबल का पॉइंट इतना सही है मेरे दोस्त कि देखो कि आपस में कितना रिसेबल पेबल है, ये टोटल नहीं। अमिताभ जी अभिषेक से मांग रहे थे 10,000, अभिषेक जी कह रहे थे हमें 8,000 देना है। रीजन क्या है? इसको काट नहीं सकता अभी मैं, दोनों का बैलेंस पहले सेम करूंगा फिर काटूंगा। तो अमिताभ जी का कैश इन ट्रांजिट है तो अमिताभ जी के रिसेबल कम कर देंगे, अगर गुड इन ट्रांजिट तो अभिषेक जी के पेबल इंक्रीज कर देंगे। तो यही बात कहता है कि वैसे कोई इंट्रा ग्रुप एसेट एंड लायबिलिटी, देखो ये तो जनरल बात कर रहा है, कोई भी एसेट लायबिलिटी इंट्रा ग्रुप है तो उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है कर देंगे। बट कैसे करेंगे वो यहाँ पे मैंने आपको शो किया। अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा समझ लेते हैं जल्दी से। अनरियलाइज प्रॉफिट का सीन क्या है? देखो पीएनएल में भी आएगा अनरियलाइज प्रॉफिट, अपन को वहां पे दोबारा नहीं समझना पड़ेगा, यहाँ एक बार जल्दी समझ लो। अगर पेरेंट सब्सिडरी को सेल करता है और सब्सिडरी आगे कस्टमर को सेल कर देता है, या सब्सिडरी पेरेंट को सेल करता है और पेरेंट आगे कस्टमर को सेल करता है, तब तो अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं आएगा।
पेरेंट सब्सिडरी को या सब्सिडरी पेरेंट को, और दोनों में से जो बायर है, वो अभी कस्टमर को सेल नहीं करता है, ईयर एंड हो जाता है, नेक्स्ट ईयर करेगा। तो उस केस में जितना स्टॉक अनसोल्ड रह गया, जितना स्टॉक अनसोल्ड रह गया, उस स्टॉक पे जो प्रॉफिट है, मतलब मार्कअप मार्जिन है, मार्कअप है तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, मार्जिन है तो परसेंटेज ऑफ सेल, जो भी अनसोल्ड स्टॉक पे प्रॉफिट है, क्या करना होगा सर उसका? उस अनसोल्ड स्टॉक के प्रॉफिट को बच्चों हमें बुक से रिमूव करना होगा। जितना भी अनसोल्ड स्टॉक का प्रॉफिट है, उसको बुक से रिमूव करना होगा। सर समझे नहीं आपकी बात? तो ये करना है कि जो प्रॉफिट है वो रियल में प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद को बेच के कैसे कमा लिया? अभी कस्टमर तक तो गुड्स गया ही नहीं, तो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। तो उसको रिमूव कैसे करोगे? अगर पेरेंट ने कमाया है तो पेरेंट के प्रॉफिट से, यानी देखो यहाँ पे इन्वेंट्री हेल्ड इन ईयर, यहाँ पे क्या लिखता है? पेरेंट ने अगर उसकी अर्निंग करी है, तो पेरेंट के इफ पेरेंट इज सेलर, देखो पेरेंट इज सेलर, तो ग्रुप रिटेन अर्निंग किसकी कम होगी? पेरेंट की। डेबिट ग्रुप रिटेन अर्निंग। और इन्वेंट्री तो क्रेडिट हर केस में होगा ही होगा, इन्वेंट्री को तो क्रेडिट करना ही करना है। नेट एसेट रिपोर्टिंग डेट फॉर नॉन करेंट एसेट, अच्छा ये नॉन करेंट एसेट के लिए भी यहाँ पे अपन ने बताया हुआ है, इन्वेंट्री प्लस नॉन करेंट एसेट। चलो नॉन करेंट एसेट पे अभी ध्यान मत दो, नॉन करेंट एसेट्स का इम्पैक्ट मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखो। ये जो ग्रुप रिटेन अर्निंग को ये वाला क्रेडिट किया हुआ है, इस वाली लाइन को अभी इग्नोर करो बच्चों। यहाँ पे देखो, अब एडजस्टमेंट बस ये वाली एंट्री देखना। अगर अगर सब्सिडी सेलर है तो ये एंट्री होगी, सब्सिडी सेलर है मतलब सर वर्किंग नोट 2 में रिपोर्टिंग डेट वाले कॉलम में आप कम कर दोगे, प्रॉफिट को कम कर दोगे, और दूसरा बैलेंस शीट से इन्वेंट्री कम कर दोगे, दो इंपैक्ट हो गए। बिल्कुल, इन्वेंट्री तो हर केस में कम होनी है, क्रेडिट क्या होना है? इन्वेंट्री। अगर पेरेंट सेलर है तो इस बार प्रॉफिट किसका कम होगा? पेरेंट का। तो डेबिट क्या होगा? स्टेप 5 की ग्रुप रिटेन अर्निंग, तो मैंने अभी ऊपर करके दिखाई दिया था, तो इतना सही है। तो बड़ा आसान है एनालाइज प्रॉफिट, इन्वेंट्री का एनालाइज प्रॉफिट बहुत आसान है। इन्वेंट्री की एनालाइज प्रॉफिट में ट्रीटमेंट बहुत आसान है सर। क्या है? पहले देखो कितना स्टॉक अनसोल्ड है, चाहे किसी ने किसी को बेचा हो, सबसे पहले अनसोल्ड स्टॉक। तो मान लो 10,000 गुड्स थे, 50% नहीं बिके, तो 5,000 गुड्स नहीं बिके, 5,000। देखो प्रॉफिट एलिमेंट कितना है, ध्यान रखना मार्कअप मार्जिन का। सर मार्कअप मार्जिन का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, आई होप आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस कर रखा है। मार्कअप इज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, मार्जिन इज परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो लगाना। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को मैं एडजस्ट कैसे करूं? तो पेरेंट ने बेचा है तो पेरेंट के प्रॉफिट में माइनस कर देना, और अगर सब जिसने कमाया उसका प्रॉफिट कम करना है, सब्सिडी ने कमाया तो सब्सिडी के प्रॉफिट में कम कर देना, बाकी इन्वेंट्री में तो माइनस दोनों केस में होना ही होना है, आंख बंद करके बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में माइनस कर देंगे। अच्छा, सर अनरियलाइज़्ड प्रॉफिट आपने ऊपर इन्वेंट्री का बताया, दोनों ने इन्वेंट्री बेची। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपन एक-दूसरे को नॉन करंट एसेट सेल कर दें? हाँ, देखो इस केस में तो हमेशा अनरियलाइज़्ड प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि हम नॉन करंट एसेट कभी कस्टमर को नहीं बेचेंगे। पेरेंट ने सब्सिडियरी को कोई नॉन करंट एसेट दे दिया, मान लो कोई प्लांट मशीनरी थी, पेरेंट को नहीं चाहिए, वो अब सब्सिडियरी को दे दी, 100 की चीज़ 120 में दे दी। तो यहाँ भी वही बात है, कैरिंग अमाउंट आफ्टर ट्रांसफर 120, कैरिंग अमाउंट बिफोर ट्रांसफर 100, ये 20 का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये आपको एडजस्ट करना होगा। सर किसकी बुक में करेंगे? जिसने कमाया है, पेरेंट ने कमाया है, पेरेंट की बुक्स में करेंगे। दूसरा, अगर कोई डेप्रिसिएशन बायर ने चार्ज कर दिया है, भाई डेप्रिसिएशन भी तो 100 पे लगना चाहिए था, बायर ने 120 पे लगा दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा दिया, उसको भी बायर की बुक से हटाना है, बायर के प्रॉफिट को ऐड इंक्रीज कर देना है। तो ये ध्यान रखना, नॉन करंट एसेट में क्या ट्रीटमेंट होना है? नॉन करंट एसेट में एक तो जो आपका एसेट है, जो नॉन करंट एसेट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी, उसको कम कर देनी है। पेरेंट के पास एसेट है तो पेरेंट की बुक से, सब्सिडियरी के पास एसेट है सब्सिडियरी की बुक से। तो एसेट तो हमेशा कम होगा, जितना भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उससे कम हो जाएगा। दूसरा, डेप्रिसिएशन, इस बार एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया। आपको डेप्रिसिएशन 100 पे लगाना था, आपने 120 पे लगा दिया, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जिसने भी लगा दिया उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर दोगे। अगर पेरेंट ने लगाया होगा तो पेरेंट का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सर कौन से स्टेप में? स्टेप 5 में। वेरी गुड। और अगर सब्सिडरी का प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो कौन से स्टेप में होगा? स्टेप 2 में। वो आती है बात समझ? तो ये भी बड़ा सिंपल सा ही हुआ ना दोस्त। नॉन करंट एसेट का अगर अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, 100 की चीज 120 पे दे रहे हैं, तो जो भी डिफरेंस है वो क्यों शो करोगे? ये तो चेंज इन लोकेशन ही तो हुआ। आपने अपने आप को ही, आपकी एक दिल्ली में ब्रांच है, एक कलकत्ता में ब्रांच है, दिल्ली से आपने कलकत्ता में शिफ्ट करा दिया, इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ लोकेशन, इट्स नॉट अ सेल परचेज इन रियलिटी।
तो लॉ उस बात को समझता है और कहता है कि जो एसेट आपने जो वैल्यू पे बेचा उस वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे। सब्सिडरी को 120 पे बेचा, आपके पास 100 का था तो रियल में 100 का ही है, 100 पे ही आगे डेप्रिशिएट करो। अगर आपने 120 पे डेप्रिशिएशन करा तो प्रॉफिट आपने ज्यादा कम कर दिया, उसको ऐड बैक करो। डेप्रिशिएशन जो एक्सिस लगाया उसको प्लस करो, वापस ऐड करो। और जो आपने एसेट की वैल्यू का डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा एसेट को आपने कम बढ़ा दिया उसको कम करो। ठीक है सर। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आ गया। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कंसीडरेशन पेड में क्या क्या आता है, ये वाली एडजस्टमेंट। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट याद रखना कि अगर अपन ने कोई असेट का फेयर वैल्यू ज्यादा है या कोई लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है, तो दोनों डेट पे हमेशा इसका इम्पैक्ट आता है जनरली। रिपोर्टिंग डेट पे भी आप प्लस कर दोगे अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, और डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी प्लस कर दोगे। कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आएगा तो वो रिपोर्टिंग डेट पे सिर्फ माइनस होगा। हाँ, कोई लाइबिलिटी है, जैसे कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, कोई भी लाइबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है सब्सिडरी की बुक्स में और वो अब आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इवन कंटीजेंट लाइबिलिटी। अगर सब्सिडरी कोई लाइबिलिटी को कंटीजेंट कहता है तो कंसोलिडेशन हमारा IFRS 3 कंसोलिडेशन कहता है कि इवन कंटीजेंट लाइबिलिटी और रियल लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। तो दोनों डेट से आप लाइबिलिटी माइनस करोगे। असेट कैपिटल को बढ़ाता है, लाइबिलिटी कम करता है, दोनों डेट से लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू माइनस की जाएगी। बिल्कुल सर, ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से समझ आती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन में क्या-क्या आएगा? तो कंसीडरेशन पेड फॉर सब्सिडियरी एट फेयर वैल्यू, कंसीडरेशन पेड एट सब्सिडियरी एट फेयर वैल्यू में क्या-क्या आएगा दोस्त? तो इसमें आएगा दोस्त कैश कंसीडरेशन, लोन नोट्स इश्यूड, डेफर्ड कंसीडरेशन, कंटीजेंट कंसीडरेशन, शेयर एक्सचेंज। मतलब सर, तो कंसीडरेशन जो अपन पे करते हैं, पेरेंट सब्सिडी को जो पैसा पे कर रहा है, वो कई तरीके से पे कर सकता है। एकदम कैश दे दिया, भाई ऐसा मानो मुझे 20 करोड़ रुपए देने थे, मैंने 2 करोड़ का कैश दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कंसीडरेशन पेड में आ जाएगा। डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कैश। लोन नोट्स इशू कर दिए, मतलब अच्छा ये 20 करोड़ अपन दे किसको रहे हैं? सब्सिडी है, सब्सिडी के शेयर होल्डर को। तो इसमें इंट्रा ग्रुप का चक्कर नहीं आता, ये थर्ड पार्टी को जा रहा है, जो उस कंपनी के पुराने मालिक थे उनको पेमेंट जा रही है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो सर, इंट्रा ग्रुप का पॉइंट आ गया नहीं। 2 करोड़ रुपए अपन पे कर देंगे, ठीक है सर। लोन नोट दे दिए, मान लो हमने कुछ इसमें से 3 करोड़ के डिबेंचर दे दिए, डेट दे दिए, अपने लोन नोट इशू कर दिए, तो उनके पास इंटरेस्ट आता रहेगा। और क्या, डेफर्ड कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन अपन कह रहे हैं तुम्हें इसमें से 5 करोड़ रुपए आज ना पे करके, हमारे पास थोड़ा फंड का शॉर्टेज है सब्सिडरी, तुम्हें 1 साल बाद दे देंगे, चलेगा? तो लॉ कहता है चलेगा, हम तुम्हारी जैसी नेगोशिएशन है, हमें क्या मतलब, अकाउंटिंग को क्या मतलब, अकाउंटिंग को तो अकाउंटेंट से मतलब, कहता है इस 5 करोड़ को आज दिखाओगे आप प्रेजेंट वैल्यू पे। अब ये तो कोई नई बात नहीं है, अकाउंट्स में कई बार अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कई टॉपिक में प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इवन प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट के लिए भी। तो सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो एंट्री क्या होगा इसका भी, वही डेबिट इन्वेस्टमेंट। मान लो रेट दिया हुआ है 5 करोड़ की, आज प्रेजेंट वैल्यू 4 करोड़ है, 1 साल पहले मान लो सिंप्लिसिटी के लिए, तो क्रेडिट प्रोविजन फॉर डीसी, डेफर्ड कंसिडरेशन। और सर इस पे फिर जब इंटरेस्ट बनेगा, वही जो मैं आपको अनवाइंडिंग बता रहा था, उसी को अनवाइंडिंग बोलते हैं। डेबिट फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट प्रोविजन फॉर डिसमेंट, सॉरी डेफर्ड कंसिडरेशन। जो भी 4 करोड़ पे इंटरेस्ट मान लो 1 करोड़ का बना, वो 1 करोड़ का, तो 5 करोड़ की जब पेमेंट होगी तो प्रोविजन टू कैश पेमेंट हो जाएगी। डेबिट इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट प्रोविजन, डेफर्ड कंसिडरेशन, और डेफर्ड फिर फाइनेंस कॉस्ट बनेगा, इंटरेस्ट जो बनेगा वो क्रेडिट कर दोगे। फिर आता है कंटीजेंट कंसिडरेशन। नाउ कंटीजेंट कंसिडरेशन एक अलग चीज है डेफर्ड कंसिडरेशन से। डेफर्ड कंसिडरेशन में तो पैसा उनका बनता है, हम पे नहीं कर रहे हैं। कंटीजेंट कंसिडरेशन होता है कि हम आपको एक पैसा पे करेंगे अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो गई। ये होता है कंटीजेंसी, मतलब 20 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, वो तो देना ही देना है, बट इसमें कुछ पैसा मैं तुम्हें और दूंगा, 5 करोड़ रुपए मान लो, वो कहता है मैं प्लस 5 करोड़ दूंगा अगर तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट अगले साल 1,000 करोड़ हिट कर गया। तो ये क्या है, ये कंडीशन बेस्ड पेमेंट है। तो अगर ये रिलायबली मेजर हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो भी दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे। मान लो आप 5 करोड़ देना चाहते हो तो उसका 60% प्रोबेबिलिटी है, 50%, तो 5 इंटू 60, 60%, 5 इंटू 50%, जितना मेजर हो सकता है रिलायबली, उस पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इस पे इसकी कोई अनवाइंडिंग नहीं की जाती, क्योंकि ये रिलायबल मेजरमेंट है, एक एस्टिमेट है फ्यूचर का। तो इसमें जो चेंज आएंगे उसको हम जरूर एडजस्ट कर सकते हैं, अगर कोई एस्टिमेट में चेंज आता है, उसके अलावा वी विल डू नथिंग। तो ये कंटीजेंट कंसिडरेशन भी डेबिट कैश, डेबिट इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन, ये भी हमारे लाइबिलिटी में शो करेंगे हम कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन। वो किस वैल्यू पे? प्रोबेबल वैल्यू पे, एस्टिमेट वैल्यू पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे कहते हैं, आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर। बाकी
अगर शेयर इश्यू कर दिया तो शेयर पे ध्यान रखना है, मान लो 2, 3 और 5 का तो अपन ने बाकी जो जितना भी पैसा बचा बैलेंस के लिए शेयर दे दिया, तो डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू एक्स्ट्रा चला जाएगा शेयर प्रीमियम में। और ध्यान रखना जो शेयर एक्सचेंज रेशियो होगी वो मार्केट प्राइस के बेस पे जनरली होगी कि सब्सिडियरी का और पेरेंट का क्या शेयर प्राइस है एट द डेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अच्छा, एग्जाम फोकस यहाँ पे ध्यान रखो। मिड ईयर एक्विजिशन, सर ये क्या है? तो कई बार मिड ईयर एक्विजिशन की बच्चों बात आ जाती है कि हम फादर बने साल के बीच में। देखो साल के स्टार्ट में बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कंपनी के तभी तो मैं कह रहा हूँ डेट ऑफ एक्विजिशन का ध्यान रखना। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर अगर मैं लेता हूँ 1 जन से 31 दिसंबर, अगर मैं फादर बनता हूँ 1 जन को, तब तो कोई इशू नहीं है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया वही करना, कुछ भी और नहीं सोचना है। बट मान लो अपन फादर बनते हैं 1 जून को, अब अपन फादर बने हैं साल के बीच में, 1 जून नहीं, कोई भी हो सकता है, 1 फेब, 1 मार्च, कोई भी डेट हो सकती है। तो इस केस में आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन साल के बीच में आ रही है, बट आपके पास जो प्रॉफिट है वो कब का है? साल की स्टार्ट का। रिटेन अर्निंग आपके पास एंड की है, पूरे साल का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपको सारी कैलकुलेशन डेट ऑफ एक्विजिशन तक लेके आनी होगी, क्योंकि डाटा आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। शेयर कैपिटल तो पूरे साल सेम है, शेयर प्रीमियम सेम है, बट जो रिटेन अर्निंग है, जो प्रॉफिट है, वो डेट ऑफ एक्विजिशन तक की आपको निकालनी पड़ेगी। उसमें अपन क्या करते हैं, अपन ये मानते हैं जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो इवनली एक्रू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी समझ आएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये 10,000 का रिटेन अर्निंग दिया, क्लोजिंग दिया 15,000 का, तो अपन ने कितना कमाया पूरे साल? सर 5,000 कमाया, बिल्कुल ठीक। तो ये 5,000 में अपन मानेंगे कि ये अपन ने इवनली कमाया। जैसे जैन टू जून कितने महीने हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसको जुलाई कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जुलाई। तो 6 महीने का हो गया 1 जुलाई तक। तो 2,500 और 2,500, 2,500 का बाइफिकेशन हो जाएगा दोस्त। 2,500 अपन इसमें ऐड कर देंगे तो 12,500 हमारा क्या आ जाएगा? रिटेन अर्निंग ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। सर ये क्यों चाहिए? स्टेप 2 हो नहीं पाएगा ना। आप स्टेप 2 कैसे करोगे बिना बिना रिटेन अर्निंग डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकाले हुए? तो ये बच्चों स्टेप 2 है आपका। इतनी बात समझ? मिड ईयर एक्विजिशन में, तो मिड ईयर एक्विजिशन में कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एस्टिमेट नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट, एज्यूम, बस सब्सिडी के प्रॉफिट वाले पॉइंट पे कंफ्यूज हो गए और कहीं नहीं। बाकी सबका तो डेट ऑफ एक्विजिशन में मिल जाएगा। तो प्रॉफिट को इवनली मान के जो ओपनिंग रिटेन दी हुई है उसमें डेट ऑफ एक्विजिशन तक का प्रॉफिट ऐड कर देना, वो डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट पे रिटेन अर्निंग आ जाएगी और नेट एसेट ऑफ सब्सिडी आपके निकल के आ जाएंगे। जैसे ये लास्टली क्या लिखा है आपने, तो गुडविल ट्रीटमेंट भी कुछ बताया कि अगर गुडविल पॉजिटिव आती है तो उसको कैपिटलाइज करना है और एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना होता है। ये गुडविल पे ध्यान रखना, इम्पेयरमेंट टेस्ट एनुअल होता है थ्योरी के लिए। इवन इफ देर इज नो इंडिकेटर, इंडिकेटर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। इवन IS 38, सॉरी IS 36 भी ये बात कहता है कि 3 केस में इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा ही होगा एनुअली, इवन इफ देर इज नो इंडिकेटर। कोई इंडिकेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा टेस्ट करना है। आपका पहला आता है गुडविल एट एक्विजिशन, जो आपका IFRS 3 में गुडविल में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसकी लाइफ मानी जाती है इन्फिनाइट, कोई लाइफ नहीं होती इसकी। तो इस पे अमोर्टाइजेशन नहीं होता, ध्यान रखना। इस पे हम डेप्रिसिएशन यानी अमोर्टाइजेशन नहीं लगाते हैं। हर साल क्या करते हैं? इम्पेयरमेंट। अगला एसेट है असेट विद इनडेफिनिट लाइफ, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है जिसकी लाइफ इनडेफिनिट है, या इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, मतलब जो R&D डेवलप हो रहे हैं वो सारे एसेट्स आ जाते हैं। सर ये नेगेटिव गुडविल आ गई तो मान लो बार्गेन परचेज आ गया, हमने सस्ते में खरीद ली, कंपनी की गुडविल नहीं थी बल्कि लॉस मेकिंग कंपनी थी, 10 करोड़ की वर्थ थी, अपन ने 8 करोड़ में खरीदी, सर 2 करोड़ का फायदा हो गया, तो वो फायदा सीधा पीएनएल में डालना पेरेंट के। ये स्टेप 5 में पेरेंट के प्रॉफिट जाएगा, कैपिटलाइज नहीं करना। वो गेन हमारे लिए प्रॉफिट है, वो पीएनएल को बढ़ाएगा। भाई गुडविल को तो आप असेट दिखा देते हो, बट जो पैसा आपका 2 करोड़ बचा, अब वो असेट नहीं, वो तो फायदा है, गेन है, और वो कहाँ डाल देना है? अपने पीएनएल में। सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का परफॉर्मा बता दो, तो बिल्कुल सिंपल परफॉर्मा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में पेरेंट का प्रॉपर्टी देखो, सब्सिडरी का फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ी वो प्लस, कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना, गुडविल आ जाएगी, गुडविल अगर कोई इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में वो आ जाएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में दोनों की इन्वेंट्री माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, भूलना नहीं है। अनरियलाइज प्रॉफिट इस फॉर्मेट में मैंने क्लियरली लिखा हुआ है क्या माइनस करना है। और इन्वेंट्री इन ट्रांजिट अभी बताया ये कैसे आ सकती है, उसको ध्यान रखना। पीएस इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल, दोनों के जो कॉमन रिसीवेबल है वो माइनस कर देंगे, पेबल से पेबल में भी माइनस कर देंगे, दोनों का कैश प्लस कैश इन ट्रांजिट क्वेश्चन करेगा तो आ जाएगा टोटल असेट। शेयर कैपिटल सिर्फ पी की आएगी, शेयर प्रीमियम सिर्फ पी का आएगा, क्योंकि
सब्सिडरी की सारी शेयर कैपिटल नेट एसेट में कैंसिल हो गई है। सब्सिडरी के सारे जितने भी असेट लायबिलिटी में जितने भी नेट एसेट्स थी, जितनी भी शेयर कैपिटल थी, वो गुडविल में जाके कैंसिल आउट हो गई है। तो उसको आप सेपरेटली प्रेजेंट नहीं करते हैं। ग्रुप का रिटेन अर्निंग आपके वर्किंग 5 से, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इक्विटी के अंदर ही शो करना है। देखो वर्किंग 4 से, नॉन करंट लायबिलिटी आपकी बोरोइंग है दोनों की, अनरिकॉर्डेड डेफर्ड कंसिडरेशन, अनवाइंडिंग कुछ इंटरेस्ट की कॉस्ट है तो उससे ये इंक्रीज हो जाएगा, कोई कंटीजेंट कंसिडरेशन है वो भी आ जाएगी। और फाइनली पेबल्स, पी और एस इंट्रा ग्रुप पेबल्स यहाँ से माइनस आ जाएगा, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। दोस्तों ये हमने रिवाइज किया बैलेंस शीट कंसोलिडेशन। सो आई ट्राई टू गिव यू अ थॉरो रिवीजन ऑफ बैलेंस शीट कंसोलिडेशन। अपन ने सारे पॉइंट्स पे बहुत फास्ट फास्ट थोड़ा डिस्कस किया। ऑब्वियसली आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो पेस पे एक दो बार देखिए। कोई भी पॉइंट में आपको दिक्कत आता है तो उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। यू कैन कमेंट बिलो and revise your syllabus. All the points in balance sheets are very easy. आपने देखा मेन पॉइंट्स क्या है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स है। अभी हमारा रिवीजन बचता है अगला पीएनएल कंसोलिडेशन का, एसोसिएट के पॉइंट्स हैं, डिस्पोजल के पॉइंट्स हैं। तो सेपरेटली उसको फिर डिस्कस करते हैं एक सेपरेट वीडियो में, सेपरेट क्लास में उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। होपफुली बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी। इट is adding to your knowledge. You have revised lot of concept in my class. So let's wind up for today. Thank you, everyone.